Our panel is all there and let us begin. विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वागत है आप सबका कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम कच्छ मास्टरिंग द फ्यूचर डिस्कशन के लिए। कृपया अपना ऑडियो और वीडियो दोनों म्यूट कर दें और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। मैं हूं तनवीन रत्ती और आज मेरे साथ है तरन्नुम खत्री। तरन्नुम से हाय। हाय। तरन्नुम बांधनी में काम करती हैं। आप ग्रेजुएट हैं कला रक्षा विद्यालय 2015 की और विनर ऑफ बेस्ट कलेक्शन। असलम खत्री, प्लीज से हाय। हाय। असलम ब्लॉक प्रिंटिंग में काम करते हैं और ये हैं ग्रेजुएट सुमाया कला विद्या 2015, विनर बेस्ट कलेक्शन एंड बेस्ट, और 2016 में इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। करण मारवाड़ा, प्लीज से हाय। हाय। करण लेदर में काम करते हैं। आप एक स्वनिर्मित और सफल यंग एंटरप्रेन्योर हैं। कच्छ का एक रोल मॉडल हैं आप। आपका परिवार लगभग 3 पीढ़ियों से लेदर में काम कर रहा है। बिल्कुल, इससे भी आगे। वेरी गुड। नीलेश प्रियदर्शी, फाउंडर कारीगर क्लिनिक। आप डेवलपमेंट में 12 साल से कला रक्षा से जुड़े थे और फिर रिटेल में फैब इंडिया के साथ आपने काम किया। आपका कारीगर क्लिनिक का जो आइडिया है और प्लेटफॉर्म है वो आर्टिजन्स के लिए बिजनेस इंक्यूबेटर है। इसका मतलब है कि आप आर्टिजन्स को उनके बिजनेस डेवलप करने में सहयोग देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शारदा गौतम, हेड क्राफ्ट्स पोर्टफोलियो टाटा ट्रस्ट। आपने शुरुआत करी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से और फिर आप आपने शुरुआत करी इंजीनियरिंग से और फिर मैनेजमेंट में आए। इंडियन इंस्टीट्यूट रूरल मैनेजमेंट आनंद में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और मैंने सुना है कुछ समय तक आप कला रक्षा से भी जुड़े रहे। सो ये आज का पूरा पैनल कला रक्षा से जुड़ा हुआ है और सोमाया से। क्राफ्ट्स एंड लाइवलीहुड में आपकी अत्यंत रुचि है और अंतरन जो टाटा ट्रस्ट का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, कोविड के समय का पहला और बहुत सक्सेसफुल कैंपेन रहा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आज का प्रोग्राम, आज मास्टरिंग द फ्यूचर की डिस्कशन के लिए मैं आज के युवा जिन्हें हम मिलेनियम्स कह के पुकारते हैं उनका एक थॉट प्रोसेस आगे ले जाना चाहती हूँ। अपने आप को इस प्रकृति का हिस्सा मानते हैं और एक ये नई सोच है क्योंकि अब तक हम मानते थे कि हम ह्यूमंस प्रकृति का केंद्र हैं और ये विश्व पर्यावरण दिवस पे एक जरूरी थॉट है जो हम आगे लेके जाना चाहते हैं। इस संदर्भ में लोकल नॉलेज सिस्टम्स और स्लो प्रोडक्शंस जरूरी हथियार बनते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। कच्छ के युवा कारीगरों ने ट्रेडिशनल क्राफ्ट प्रैक्टिस की दिशा पकड़ी है आप सबने, और ये इस दिशा से हमारी जो सभ्यता है और स्थानीय वातावरण है उसको सुरक्षा मिलने की संभावना है। इसलिए आज का बड़ा सवाल है गो ग्लोबल और बी लोकल। इसके साथ मैं सबसे पहले शुरू करूंगी हमारे आर्टिजन्स के साथ। लेडीज फर्स्ट। तरन्नुम, प्लीज आप अपना काम के बारे में और अपने बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में प्लीज बताइए। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम खत्री तरन्नुम फयाज है और मैं आर्टिजन डिजाइनर हूँ बांधनी से। मेरे पापा ब्लॉक प्रिंट का काम करते हैं और मैं आर्टिजन डिजाइनिंग का कोर्स कला रक्षा में किया है और मेरे पापा को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला है। ब्लॉक प्रिंट में मेरिट सर्टिफिकेट भी है और मेरी मम्मी को नेशनल अवार्ड भी मिला है और मेरे को बेस्ट कलेक्शन का अवार्ड मिला है। जब मैं कला रक्षा में थी तभी हमारे पास कुछ कारीगर भी नहीं थे, तभी मेरी मम्मी मेरे को बांध के देती थी पूरा। और यूं समझ लो मेरा स्टार्टिंग बांधने से पहले जो फर्मा होता है फर्मे से करके पूरा डाइंग तक मैंने ही किया था कला रक्षा में। और
कला रक्षा पे जो प्रोडक्ट है वो जो ड्रेसिंग से लेकर डाइंग तक मैंने ही मेरे प्रोडक्ट बनाए थे और मेरी मम्मी और मेरे पापा हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात। और अभी मेरे साथ बहुत सारे कारीगर भी काम करने लगे और मैं एग्जीबिशन भी करती हूँ और क्या क्या प्रोडक्ट्स करती हैं बिजनेस के लिए? हाँ एग्जीबिशन करती हैं और होलसेल में भी काम करती हैं? हाँ, मैं वर्कशॉप भी करती हूँ और एग्जीबिशन भी करती हूँ और मेरा प्रोडक्ट है साड़ी, दुपट्टा, स्टॉल, घर चोड़ा, आभा सेट। ग्रेट। आप खमीर में भी वर्कशॉप करती हैं? हाँ, खमीर में वर्कशॉप भी मैं करती हूँ। वेरी गुड। आप कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहेंगी? कोई स्पेशल प्रोडक्ट जो आपने बनाया हो? वो कौन की बंद है? इसको कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगी तरन्नुम? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? ये जो भर्ती काम से दुपट्टा बना हुआ है पूरा, इस काम को भर्ती दुपट्टा बोलते हैं और ये डिजाइन मेरी है, मैंने बनाई है। आपको ये पहन लेना चाहिए, आपके साथ मैच कर रहा है। पूरे शो में यही पहन के रखो। हाँ, थैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। असलम, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और अपने बिजनेस के बारे में बताइए। मेरा नाम खत्री असलम अब्दुल करीम है। मैं अजरकपुर से हूँ और मैं अजरक ब्लॉक प्रिंट का आर्टिजन डिजाइनर हूँ। मैं तकरीबन 6-7 साल से इस काम में जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई अपनी खत्म करने के बाद। और ये मेरे पापा ने बिजनेस सेटअप किया था। उन्होंने तकरीबन 25-30 साल पहले खुद का वर्कशॉप बनाया था और वहीं जो है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। मैंने अपनी 10th क्लास की जो है स्टडी खत्म करके उसके बाद मैंने अपने पापा के बिजनेस के साथ ज्वाइन किया और 2015 में मैंने सोमैया कला विद्या में आर्टिजन डिजाइन का कोर्स किया और उसमें मैंने जो है कि मेरा घर का पहला कलेक्शन मेरा अपने हाथों से बनाया और वो काफी सक्सेसफुल रहा और उसी कलेक्शन में मुझे बेस्ट कलेक्शन अवार्ड मिला। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट आर्टिजन सोमैया कला विद्या से ही किया। तो जो एक मेरा जो सबसे पहला कलेक्शन था, पहला ही, कभी जो है कि मैंने अजरक ऑल ओवर ही देखा हुआ था, कभी जो है कि ऐसे स्पेस के साथ नहीं देखा हुआ था। तो इंडियन पॉटरी की जो डिजाइनर रहती है उसके जो है कि कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने जो है कि वो कॉन्सेप्ट अजरक में उतारा। तो ये जो है कि मैंने फर्स्ट टाइम नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस के साथ अपना पूरा जो है कलेक्शन बनाया था। ये मेरा स्टॉल है। एक जगह पे ही रखिए प्लीज, एक जगह पे ही रखिए, हमें दिखने में। यस, थैंक यू। तो ये मेरा पहला कलेक्शन था जो इंडियन पॉटरी के ऊपर था। उसके बाद जो है कि अलग अलग कलेक्शन मैंने जो है कि साल में एक बार नया कलेक्शन बनाता हूँ। तो जो है कि दूसरा मैंने समय के ऊपर बनाया था, व्हाइट डेजर्ट के ऊपर मैंने अपना कलेक्शन बनाया था। तो जो है कि मैं हर साल एक नया कलेक्शन बनाता हूँ। ओके, ये दूसरे कलेक्शन का पीस है। नाइस, ओके, थैंक यू असलम। करण, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम करण बोजा मारवाड़ा है। मैं रुद्र माता संजोट नगर पे रहता हूँ। मैं लेदर का आर्टिजन हूँ। हमारा ये काम पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन फादर ने जहाँ से काम स्टार्ट किया उस टाइम से ही थोड़ा थोड़ा मार्केट में आ गया। पहले तो ज़रूरत के हिसाब से ये काम होता था, लेकिन बाद में इस काम से
पैसे भी मतलब मार्केट से आने लगे, अलग अलग मार्केट से हिसाब से फादर ने काम भी किया। और मेरा जो जर्नी रहा है, मैंने फादर से ही सीखा। फिर मैंने अपना खमीर में भी वर्कशॉप किया है, एनआईडी में भी वर्कशॉप किया है, दिल्ली नीट से भी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, पुणे से स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मैंने जहाँ पे 7 साल तक उनके स्टूडेंट्स के साथ काम किया। वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट मैंने शो भी किए, उन लोगों ने मुझे अवार्ड भी, मुझे ट्रॉफी दिया कि अच्छा लगा आपके प्रोडक्ट के साथ। और पीछे बैक साइड में भी एक अवार्ड दिख रहा है जो मुझे अगले साल ही स्मृति ईरानी जी ने दिया, तो उससे मुझे थोड़ा सा हौसला अफजाई होता है। दूसरा बात कि ये काम जब से मैंने स्टार्ट किया है, आज के जनरेशन में ये जरूरी हो गया है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुने और उसके ऊपर आप अपने चीजों को प्रमोट करें। तो मैंने वही किया, 5-6 साल काम किया। अब मेरे सारा पूरा फैमिली यही काम कर रहा है, मेरे भाई, मेरे फादर, चाचा, जीजू, मामा। जब से मैंने ज्वाइन किया है, चाचा ने 25 साल छोड़ दिया था, फिर भी उनको मैंने बैक किया। तो इससे ग्रुप भी बढ़ गया है, काम की वजह से हमको पहचान मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलता है, काफी अच्छा लगता है। और आगे हम और भी, मेरा ख्याल है कि मैं अपना जितना ग्रुप बढ़ा सकूंगा मैं बड़ा करूंगा। और आई होप कि एक दिन लोग जैसे लेदर का नाम सुनते ही राजस्थान याद आता है, नेक्स्ट टाइम कच्छ याद आएगा। जरूर जरूर जरूर। नीलेश, आपकी तरफ बढ़ते हुए जो सवाल आपके लिए है कि कारीगर क्लिनिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नमस्कार सब लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कारीगर क्लिनिक क्यों स्टार्ट करा, रीजन क्या था। तो क्राफ्ट सेक्टर में मेजरली एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ कारीगरों के साथ काम करते हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स कारीगरों के लिए साथ काम करते हैं। मेरा ये सद्भाग्य रहा कि क्राफ्ट सेक्टर के लीडिंग एनजीओ और लीडिंग कॉर्पोरेट दोनों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक गैप, हम चैलेंज भी बोल सकते, आ रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेशन था कि वो किसी पर्सनल इंडिविजुअल आर्टिसन के साथ काम नहीं कर सकते थे। तो मैंने ये गैप देखा कि हम व्यक्तिगत कारीगर को एंटरप्रेन्योर बना के मार्केट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। हमारा जो पुराना कल्चर था फेस टू फेस मार्केट कल्चर, जहां पर लोग डिमांड करते थे जैसे कि मुझे रामजी भाई के खेत का सब्जी ही चाहिए, या गंगा बेन के घर का दूध ही चाहिए, या श्यामजी भाई ने बुना हुआ कंबल ही चाहिए। उस तरह का डिमांड हम क्यों क्रिएट नहीं कर सकते? अगर हम कारीगर एंटरप्रेन्योर्स तैयार करते हैं और उनको अच्छा मार्केट सपोर्ट देते हैं, तो आगे जाके वो बहुत अच्छा अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो मेनली कारीगर क्लिनिक 2 टाइप के कारीगरों के साथ काम करता है। ऐसे कारीगर जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर शिक्षा, रिसोर्सेज, बिजनेस स्किल, मैनेजमेंट स्किल के अभाव के कारण वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको सपोर्ट करते हैं और एक छोटे कारीगर को बिजनेस शुरू करने में जो भी बिजनेस इकोसिस्टम की जरूरत होती है, उसमें हम उनको हेल्प करते हैं। दूसरे ऐसे कारीगर हैं जो ऑलरेडी अपना कुछ छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, पर उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम उनका बिजनेस हेल्थ चेकअप करते हैं, उनका मार्केट ऑडिट्स करते हैं, डिजाइन ऑडिट्स करते हैं, और उनको एज ए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, कारीगर एंटरप्रेन्योर कैसे प्रमोट करें, उनके साथ हम मिलके काम करते हैं। हमारा पूरा जो मॉडल है वो गांधीयन फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड है। लोकल पीपल वर्क लोकली बाय यूजिंग लोकल टेक्निक, मटेरियल, रिसोर्सेज, नॉलेज एंड स्किल। और हमारी कोशिश है कि जो कारीगर एंटरप्रेन्योर के साथ हम काम करें, उनको डेवलप करें, वो एटलीस्ट 100 और कारीगरों को उनके साथ जोड़े। तो कारीगर क्लिनिक का अल्टीमेट गोल ये है कि हम लोग पूरे इंडिया में 1000 कारीगर एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना चाहते हैं। एक कारीगर 100 लोगों को रोजगारी दे तो हम 1 लाख लाइवलीहुड तैयार करना चाहते हैं। वो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। थैंक यू। Thank you very much. It's a great goal. I wish you all the best. Thank you. Sharda, coming to you.
The Antaran COVID campaign, the online COVID campaign, especially the साड़ी campaign जो आपने शुरू किया, वो बहुत सक्सेसफुल रहा। एक मैं पर्सनल उदाहरण भी देना चाहती हूँ। मुझे एक यूएस से मैसेज आया किसी दोस्त का कि देखो मैं ओडिशा से साड़ी खरीद रही हूँ। मैं आपसे ये आपके लिए जो स्पेसिफिक सवाल है वो ये है कि आप युवा कारीगरों को क्या मैसेज या क्या सीख देना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट से जो स्पेशली कोविड के दिनों में बहुत सक्सेसफुल रहा है? जी, तनवीन, सबसे पहली और मुख्य बात जो आर्टिजन्स को मैं समझाना चाहता हूँ ये कि जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको जो भी कोई मार्केट करता है या बिक्री करता है, वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को 3 चीजों के नाम पर बिक्री करता है। एक, वो हैंडमेड है, तो वो देखने में और उपयोग के तौर पे बहुत सुंदर है, और तीसरा, उसमें वो आर्टिजन का नाम देकर करता है। तो जब कोई और आपके नाम पर उसको मार्केट कर सकता है तो आप उसको खुद अपने नाम पर क्यों नहीं मार्केट कर सकते? ये बहुत छोटी सी बात हुई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक शिकारी कहानी लिखेगा तब तक कभी भी कोई शेर की गौरव गाथा नहीं जान पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आर्टिजन्स खुद आगे आए और अपनी कहानियां खुद लिखें। अब ये जो अंतरन आर्टिजन कनेक्ट का था, ये कोविड के टाइम पर जो हमने 7 हफ्ते में देखा, लगभग 55 लाख के आसपास का बिजनेस आर्टिजन्स ने किया। उस टाइम पर जब सब कुछ रुका हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि उन 7 हफ्तों में उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण था उसके पिछले 1 या 1.5 साल में उन्होंने क्या किया। पिछले 1 या 1.5 साल में उन्होंने बिजनेस के बारे में, डिजाइन के बारे में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका उपयोग कैसे करना है सही तरीके से कैसे करनी, कॉस्टिंग सही तरीके से कैसे करनी, उन सब चीजों को उन्होंने सीखा, जो इन 7 हफ्तों में सबसे ज्यादा काम आया। जबकि टीम वहां पर प्रस्तुत नहीं थी, टीम क्लस्टर से मूव कर गई थी क्योंकि वहां लॉकडाउन हो चुका था। तो टीम वहां पर नहीं थी, तो आर्टिजन्स ने खुद ही प्रोडक्ट्स का फोटोग्राफ लिया, उन्होंने उसकी कॉस्टिंग करी, गूगल ड्राइव पर अपलोड किया, और टीम ने आर्टिजन्स के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल, वो सब वहां पर शेयर की। तो बायर्स ने डायरेक्टली उनसे बात किया, और उन्होंने जो बायर से बातचीत करने की जो इसके पहले प्रैक्टिस रखी थी B2B बायर्स के साथ, और पॉपअप्स में और एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करके, वो सब जो दक्षताएं, जो स्किल उन्हें हासिल करी थी, वो स्किल उनके आज काम आई। तो आर्टिजन्स के लिए मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि आपको ये देखना है कि जो आपके पिताजी या दादाजी या नॉर्थ ईस्ट के केस में देखें तो उनकी मदर या ग्रैंड मदर जो करते आ रहे थे, जो केवल बुनाई तक सीमित रख रहे थे अपने आप को, या दूसरे कला क्षेत्रों में भी केवल उस कला तक सीमित रख रहे थे, शायद वो काफी नहीं होगा, क्योंकि अब मार्केट जो है वो लोकल से बाहर निकल चुका है। और इंटरनेट के आ जाने के कारण और बहुत सस्ते स्मार्टफोन्स आ जाने के कारण, ये जो दूरी थी लोकल मार्केट के दूर निकल जाने पे, जिसके कारण ये बीच के प्लेयर्स आए जो आपके लिए मार्केट करना शुरू किया, वो दूरी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि उन चीजों को हम सीखना शुरू करें। ये सीखना बहुत कठिन नहीं है। अंतरंग ने भी नॉलेज सेंटर स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल पे, फ्री चैनल है, उसमें से आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और बहुत सारे फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी स्किल सीखने के मौके अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो ये वाला जो समय है, जिस पीरियड में शायद आप प्रोडक्शन में नहीं जा सकते हैं, उस पीरियड में आपको 2 चीजें जरूर करना चाहिए। एक, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाएं, अपनी दक्षताओं को आगे बढ़ाएं, जो आपकी फोटोग्राफी, आपकी कॉस्टिंग, प्राइसिंग, आपका नया डिजाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इसको करने का। और दूसरा, प्रोडक्शन अभी नहीं करें, क्योंकि अगले 2-3-4 महीने तक हो सकता है जो रिटेलर्स उन प्रोडक्ट को फाइनली बेच रहे हैं, वो लोग शायद बिक्री उस स्तर पे ना कर पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगले 3 से 4 महीने का समय नए डिजाइन को बनाकर सैंपल्स बनाने में उपयोग करें, क्योंकि ये जो सैंपल्स जब मार्केट खुलेगा तो रिटेलर्स के पास में स्टॉक होगा, तो हो सकता है उस स्पीड से ना बिके। तो रिटेलर्स अभी कोशिश करेंगे कि उनके पास नए प्रोडक्ट कहाँ से मिल सकते हैं। ये वो टाइम होगा जहाँ पर अगर आर्टिजन थोड़ा सा सजग हो जाए और नए डेवलप के पहले से रखें, और बायर्स को शेयर करना शुरू कर दें व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं जो अगस्त या सितंबर के बाद खुलना शुरू हो जाएगी। Summing up very quickly, आपका कहना है कि आर्टिजन्स को नए स्किल्स लर्न करने चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया और ऑनलाइन जाने के लिए, और प्रोडक्शन अभी के टाइम में थोड़ी लो रखनी चाहिए। थैंक यू शारदा। प्रोडक्शन लो रख के सैम्पलिंग शुरू करना चाहिए उन्हें। ओके, ग्रेट। अगला सवाल जो हमारा सेकंड सेशन है वो है गो ग्लोबल और बी लोकल। क्या हमें ऑनलाइन होके ग्लोबल जाना चाहिए या हमें लोकल मार्केट्स में रहना चाहिए? तो ये सवाल हमारे पास आगे के लिए हमारे पास 2 दिशाएं हैं। या तो हम ऑनलाइन मार्केट्स जाएं और उसकी वजह से ग्लोबल का मतलब सिर्फ कच्छ नहीं, क्योंकि हम कच्छ के बारे में बात करें, ऑनलाइन मार्केट्स दिल्ली, बंबई सारी जगह में देखें, या हम लोकल सेल्स पे कंसंट्रेट करें।
तो ये सवाल तरन्नुम, असलम और करण आप तीनों के लिए है कि अब तक के आपके अनुभव क्या रहे हैं, क्या दिक्कतें आई हैं दोनों लोकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट के लिए, और क्या सफलताएं मिली हैं। तरन्नुम, आपके साथ शुरू करें। अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। हाँ, अनम्यूट हैं आप। जो ऑनलाइन बिजनेस है वो व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर अमेज़न या फिर कुछ भी, तो ज़्यादातर तो व्हाट्सएप पे मैं काम ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही करती हूँ। और जो मेरे कस्टमर है उनको मेरी नई नई डिजाइन्स और घर बैठे कर सकते हैं। जो ज़्यादातर कस्टमर भी मिल जाते हैं और नए नए प्रोडक्ट, और हम फेमस भी हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तभी कि पूरी मार्केट दिखती है ऑनलाइन में, और हम लो मार्केटिंग है उसमें हम इतना बहुत कम। तरन्नुम, आपकी आवाज चली गई। जो ऑनलाइन बिजनेस है वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, और जो फोटोग्राफी और सब अच्छे से करना पड़ता है, और एकदम बढ़िया ऑनलाइन बिजनेस एकदम बेस्ट है। आप कह रही थी पहले कि एक बार के ऑनलाइन बिजनेस में दिक्कत आती है फोटोग्राफी में। आप अगर जो कलर्स के हिसाब से थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन वो कलर हम कस्टमर को बोल देते हैं कि नहीं ये कैमरे में ऐसा आता है और थोड़ा लाइट डार्क हो सकता है। और जो हमारा जो बांधने का जो है, तो वो कुरियर भी इतना बहुत छोटा ही होता है, उतना वजन भी नहीं होता है फैब्रिक में ज्यादातर, तो वो कुरियर भी बहुत कम चार्जेस होता है और बेस्ट है ये। एंड व्हाट अबाउट रिजेक्शंस? कभी कभी क्या होता है, उन्होंने रंग देखा कि रंग हल्का सा नीला लग रहा है स्क्रीन पे, जब उन्हें दुपट्टा मिलता है तो वो देखते हैं कि वो रंग नीला नहीं है, हरा है, तो उसकी वजह से कोई रिजेक्शंस आती हैं आपके पास? हाँ, कभी कभी आती है, लेकिन जो कस्टमर को पहले से ही बोल देते हैं तो वो चलता है। ओके। और लोकल सेल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप ऑनलाइन सेल्स में आपने पहले एक बार ही बताया था कि आपका जो हैवी काम है, जो भर्ती काम है, जो थोड़ा महंगा काम है, वो जा सकता है, पर अगर हम बोलें कि हमें लोकल जाना है तो वो कैसे, उसके बारे में क्या ख्याल है? लोकल के लिए हमको थोड़ा जो भर्ती वाला काम है उसको कम करना पड़ेगा, और सरकम वाला काम है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो लो मार्केट में चल सकता है। तो आप कह रही हैं कि जो लोकल मार्केट है वो लो वैल्यू के प्रोडक्ट्स खरीदता है, और जो ऑनलाइन मार्केट है वो हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स खरीदता है। नहीं नहीं, जो घर पे बैठ के जो काम, ज्यादातर जो लो मार्केटिंग है वो भी खरीद सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन उसको बहुत चाहिए, नई नई डिजाइन्स चाहिए, नए नए वो डिजाइन्स चाहिए तो चलता है। ओके, ग्रेट। हमको ज्यादातर लोड में माल लेना चाहिए तो। ओके, तो आप प्रेफर करेंगे कि आपका माल होलसेल में जाए कि आपको रिटेल भी पसंद आ रहा है? रिटेल में बहुत ऊपर नीचे होता है। नहीं, मेरा ज्यादातर तो बुटीक वाले ही है मेरे पास अभी। ओके, ओके, ग्रेट। और ये ब्लॉक प्रिंटिंग में भी, कि ब्लॉक प्रिंटिंग और बांधनी दोनों में? नहीं, ब्लॉक प्रिंटिंग तो मेरे पापा करते हैं। ओके, उसमें आप नहीं, नहीं, आपका जो बिजनेस है वो खुद का बिजनेस ब्लॉक। हाँ, मेरा बांधनी का है। और आपने अपने बिजनेस का नाम क्या रखा है तरन्नुम? बार बात
जो ट्रेडिशनल डिजाइन है उसका नाम बार बात है। वो बार बात इसलिए बोला जाता है, उसमें 12 तरीके के मोटिफ होते हैं। ओके ओके, थैंक यू तरन्नुम। असलम, आपका क्या ख्याल है लोकल और गो ग्लोबल? मैं अभी जो है अपने महफूज नाम से बिजनेस करता हूँ और मेरा ज्यादातर जो है कि कस्टमर ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि वो बल्क में ऑर्डर देते हैं और मैं उनको रेडी करके यहाँ से भेजता हूँ। ज्यादातर डिजाइन जो है कि व्हाट्सएप वगैरह पे और ईमेल पे शेयर करते हैं और वो डिजाइन सिलेक्ट करके भेज देते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि कभी की बार जो है कि कोई डिजाइन जैसे ब्लॉक प्रिंट में एक ही साइज रहता है कि जो ब्लॉक का साइज है वही साइज की डिजाइन रहेगी, तो कस्टमर कभी छोटी बड़ी मांगते हैं तो वो बाद में डिस्कस करनी पड़ती है कि भाई ये साइज का आएगा, ये आएगा। और कलर में हर बार जो है कि वेजिटेबल टाइप के हिसाब से हर बार एक जैसे ही कलर नहीं आते, तो वो कस्टमर को समझाना पड़ता है कि ये कलर में थोड़ा अप एंड डाउन आएगा। और दूसरा फोटो की वजह से भी जो है कि कलर बहुत चेंज रहता है, तो इसके हिसाब से हर बार जो है कि ये हर कस्टमर को समझाना पड़ता है कि ये चीज होगा। और इसी तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ये तो ठीक है कि हम अपने एक ही बायर को हम सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी ऑनलाइन मार्केट में दे रहे हैं या खुद का मार्केट क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए, तो उसके लिए जो है काफी सारे चैलेंजेस हैं कि एक आर्टिजन जो काम कर रहा है वो अपना प्रोडक्शन संभाल रहा है अपने, वो मैं खुद डिजाइनर हूँ तो जो है कि मैं एक डिजाइन का भी काम करता हूँ, तो ये भी काम जो है कि काफी मुश्किल हो जाता है कि ये दो काम इकट्ठा संभालना और तीसरा फाइनेंस संभालना और रॉ मटेरियल मंगवाना, वो सब यानी काफी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद अगर जो हम खुद ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके लिए फोटोग्राफी संभालना है, बाद में डिलीवरी के लिए कुरियर्स वगैरह, और उसके जो है कि फोटोग्राफी के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर होना, तो ये जो है कि काफी मुश्किल हो जाता है कि एक आर्टिजन होके कितनी चीज संभाल सकता है। तो ये जो है कि सिर्फ आर्टिजन जो है कि ऑनलाइन नहीं संभाल सकता, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। और जो ये दूसरी मार्केटिंग है, जो हमारा पुराना कल्चर है कि जैसे अजरक जो है कि कम्युनिटी पहनती थी पहले, तो उसका फैब्रिक जो है कि विवर के पास से आता था, तो जो है कि ये एक चेन थी कि जो है कि विवर बुन के जो है कि फैब्रिक हमें देते थे, हम उस पर प्रिंट करके मालदारी को देते थे। तो जो मालदारी जो है कि वो उसके बदले जो भी लेन देन होती थी वो पैसों से नहीं होती थी, चीज वस्तु से होती थी। तो जो है कि ये एक स्पेशल मार्केट देखिए सिर्फ इनके लिए ही बनता था। तो जो है कि ट्रेंड में आया है अजरक या बांधनी, जो भी क्राफ्ट ट्रेंड में आए, तो उसके बाद जो है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो लोग जो है कि धनाधन बहुत ज्यादा बनाने में लग गए हैं, और जो है कि इससे जो लोकल मार्केट थी वो खत्म होने को है, और बॉम्बे दिल्ली ऐसे बाहर की मार्केट अभी क्रेज में है। तो आप कह रहे हैं पहली बात, एक आर्टिजन को ऑनलाइन में जाने के लिए जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए होती है, फोटोग्राफी, पैकिंग, डिलीवरी, कुरियर, ये एक काम एक नहीं बल्कि 2-3 और काम बढ़ जाते हैं। एक बात आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो लोकल कम्युनिटी जो आपका सामान खरीदती थी वो ट्रेडिशनल सामान खरीदती थी, और शायद उसकी वैल्यू जो थी अब तक पैसों में नहीं थी, वो लेन देन था, बार्टर सिस्टम था। तो हाँ। उसमें आजकल हमारा गुजारा कैसे चलेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, करण, आपसे सुनते हैं, आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन जाके और उसके बाद ग्लोबल जाना चाहिए कि आपको लोकल रहना चाहिए? अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। मतलब कि लोकल के लिए सेम स्टोरी है जो तरन्नुम ने बताई, असलम ने बताई, और सेम है कि लोकल तो लगभग सा मतलब खत्म सा हो गया है। अब लोकल इतना स्कोप नहीं है, चीज़ें इतनी महंगी हो गई है और लोग इतना ज़्यादा सस्ती मार्केट वाली रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी रहा कि ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि टच एंड फील वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जब इसको छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक पूरा आइडिया नहीं आएगा सिर्फ पिक्चर देख के।
तो थोड़ा सा ये टफ है, क्योंकि मैं अभी तक यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मेरे बायर्स मेरे पास आते हैं, एज ए कस्टमर भी आते हैं, तो मैं उनका कांटेक्ट वगैरह लेता हूँ। एक बार बंदा अगर चीज देख के जाता है तो उनको आइडिया होता है कि लेदर में क्या क्या रहता है, कैसा रहता है। अगर ऑनलाइन हम फोटोग्राफी डालते हैं तो हमारे लिए जो असलम ने बताई वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक तो अच्छा फोटोग्राफी भी नहीं होता है, फिर उसका जो स्टोरी लिखना होता है वो हमसे नहीं लिखता है, फिर ये पैकिंग का, कुरियर का सारे इश्यूज रहते हैं। दूसरा कि मेन चीज रहता है कि मेरा लेदर का डाई है, तो अगर मैं 10 बैग सेम टू सेम बनाऊंगा ना, फिर भी उस सब में एक डिफरेंस रहता है। वो बहुत सारे, क्योंकि हैंड डाई में बहुत सारा अलग फर्क आ जाता है। अगर हम इंडिगो बनाए या ब्राउन बनाए तो सबके शेड थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। अब ये जो इस फील्ड में है उसको पता है, ऑनलाइन वाले कस्टमर को ये आइडिया नहीं होता है, और अगर चीज डायरेक्ट उनकी जगह पहुंचेगी तो उनको लगेगा कि भाई हमको आर्टिजन ने चीट किया है। ये हो सकता है। तो मैंने अभी तक ऑनलाइन का मार्केट मैंने चूज नहीं किया, लेकिन अभी ऑप्शन बचा भी नहीं, अभी ये करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैंने मेरा जितने भी कस्टमर जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनको इंटरेस्ट है क्राफ्ट में, सबका कांटेक्ट लेके मैंने रखा है, जो जो नए प्रोडक्ट मेरे बनते हैं। और अभी लाइव आई होप सारे देख रहे होंगे, मैंने सबको लिंक भी भेजा है, वो मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ लिंक में मैसेज भी भेज रहे हैं। तो उन लोगों को मैं भेजता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर जो इंडिविजुअल कस्टमर है, अगर उनकी ओर से अगर हमारा मार्केट अगर पकड़ बनाता है तो उससे मजबूत कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं आपको जानता हूँ, तो अगर मैं आपको पिक्चर शेयर करता हूँ, आप अपने 10 फ्रेंड में शेयर करते, ये जो अगर एक कम्युनिकेशन बन जाता है तो ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शन भी है, रेडीमेड है और मशीन मेड है। अब कस्टमर को जब तक चीज हाथ में नहीं आएगी तो वो इतना सारा झंझटमारी करेगा नहीं, वो अगर लेगा तो फिर सस्ता वाला ऑप्शन चूज कर लेगा। जिनको इनके बारे में पता है तो वो शायद ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारी इतनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह आ गई कि लोगों के पास अभी सारा सर्च करने का भी इतना टाइम नहीं होता, इतना सारा होता है। ये एक जरूरी बात आपने बोली है कि बहुत ऑप्शंस हैं और सर्च करने में ही काफी समय लग जाता है। आपने पहले एक बात बताई थी कि आप और ये बात आपने अभी भी बताई है, ये आप थोड़ा और विस्तार में बताइए। जब आप अपने कस्टमर्स को फोटोज भेजते हैं तो उससे आपको कितना प्रतिशत बिजनेस मिलता है? जो मैं मेरे पास होलसेलर भी है, और एज ए जो एग्जीबिशन वगैरह में जो कस्टमर मिलते हैं, तो मेरा काम इन्हीं से ही चलता है। अभी तक जो मुझे काम मिल रहा है, तो मैं बाकी जो काम मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ। मेरा करण हैंडीक्राफ्ट इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, और karanleathercraft.com मेरा वेबसाइट भी है। ठीक है, तो आप उस पे भी देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं इंडिविजुअल कस्टमर जो मेरे साथ कनेक्ट है, और वो सबसे बेस्ट मार्केट है, उनसे थ्रू मतलब और मार्केट में पकड़ बना सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, या आप उनसे भी कांटेक्ट जो यस बिल्कुल। ओके, थैंक यू करण। तो मेरा तो मानना यही है। अच्छी बात, थैंक यू। असलम, आपके पास मैं वापस जाना चाहती हूँ ये पूछने के लिए। आपने बताया था कि आपका कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि आपने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के साथ जुड़े, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? उस क्या आपका अनुभव रहा? मैं एक ऑनलाइन मार्केट में जो है कि मैंने अपने प्रोडक्ट दिए थे, तो सबसे पहले तो वो कंसाइनमेंट पे लेते हैं कि जब तक सेल हम अपने ऑनलाइन पे रखेंगे, सेल होगा उसका हम आपको पेमेंट करेंगे, और जो सेल नहीं होगा वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये 1-2 महीने के लिए तो वहाँ उनके पास हमारे जो है कि पड़े ही रहते हैं इस तरीके से, जब तक सेल होवे या ना होवे। उसके बाद जो सेल हो गया, तो जो उन्होंने अच्छे से फोटोग्राफी की थी, लेकिन मैंने उनके ऑनलाइन पे देखा कि वो फोटो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था उससे डिफरेंस दिखता था कलर में। और दूसरा कि उस प्रोडक्ट सेल हो जाने के बाद जो है कि 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने पेमेंट किया, यानी एक लॉन्ग टाइम के बाद पेमेंट आता है, जो आगे हमारे टर्नओवर के लिए, हमारे रोल को जो है कि करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। एक तो वो कैश फ्लो को इफेक्ट करता है, और जो क्वांटिटी ऑफ सेल है वो भी शायद कम है। मतलब ये नहीं कि प्री ऑर्डर जैसे होता है बल्क में, आपको पहले से पता होता है कि 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, पर एक बल्क में पैसे आएंगे जो आप वापस लगा सकते हैं। इसमें शायद ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें ये नहीं है, प्रोडक्ट सेल होगा तो ही पेमेंट आएगा, वरना प्रोडक्ट वापस हमारे पास 3 महीने के बाद आ रहा है। राइट, ओके। करण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी आर्टिजन के पास ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन उनको सीखना पड़ेगा। इनके अलावा मतलब ये अभी भी काम आएगा और आगे जाके ये और ज्यादा काम आने वाला है। तो ये मतलब इतना खराब नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी जरूरी बन गया है। तो जितने सुन रहे हैं करना पड़ेगा हम सबको। ग्रेट, ओके। शारदा एंड नीलेश, आपके लिए जो सवाल है वो ये है कि इंडी एंटरप्राइजेस यानी छोटे लोकल उद्योग, स्पेशली क्राफ्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं, उनको आगे के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? मैं जवाब दूं? नीलेश, आप जाना चाहेंगे पहले? ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट की जब आप बात आती है तो कारीगर के सामने हमेशा एक विदेशी कस्टमर की छवि दिखती है, और हम विदेशी कस्टमर को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसके कारण हमें लोकल डोमेस्टिक मार्केट ढूंढने में प्रॉब्लम आता है, और इसलिए ही सरकार को स्वदेशी या लोकल फॉर वोकल का कैंपेन भी चलाना पड़ता है। अगर हम ग्लोबल बिजनेस, क्राफ्ट बिजनेस की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस होता है उसका 2% कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, और हमारी कम नसीबी है कि 2% के लिए हम सारा फोकस, सारी स्ट्रेटेजी 2% के लिए लगा देते हैं। 98% के लिए हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। अगर हम पुराने कल्चर में जाते हैं तो हैंडीक्राफ्ट में 3 प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे: कारीगर, सप्लायर और कंज्यूमर। तीनों लोकल में थे, तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और कोई भी आपदा आती थी तो तीनों मिलके डिस्कशन करके उसका लोकल सॉल्यूशन ढूंढते थे। आज हालत ये है कि कोरोना के कारण तीनों लोग मतलब कि अलग अलग लोकेशन पर रहते हैं, तीनों एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी तरह से एक फेसलेस मार्केट कल्चर तैयार हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं ये सीधा बोलना चाहूंगा कि पहले हमें लोकल मार्केट को, लोकल नींव को मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ग्लोबल सोच सकते हो। ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा हमें प्रेरित करता है कि एक चिड़िया को बाज कैसे बनना है। बाज जब बन जाओगे तो आपको बहुत फास्ट उड़ना पड़ेगा, बहुत ऊंचा उड़ना पड़ेगा, और ये सब करने के लिए आपको बहुत सारे शिकार भी करने पड़ेंगे। बट आप ये भूल जाते हो कि आप चिड़िया रह के भी बहुत सुंदर काम कर सकते हो। चिड़िया आप रहोगे तो लोगों के घर में आप जा पाओगे, बाज बनकर लोगों के घर में आप नहीं घुस पाओगे। चिड़िया हमारे घर का सदस्य है, ऐसा हम मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कारीगर को हमें चिड़िया की तरह सोचना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने हमें यह सिखाया है कि बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और उसके लिए बहुत सारी दौड़भाग भी करनी है। मेरे हिसाब से सही वक्त कारीगर के लिए ये है कि आपको बहुत बड़ा कारीगर नहीं बनना है, पर बहुत अच्छा कारीगर बनना है। ग्लोबलाइजेशन हमें यह सिखाता है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। आई थिंक हमारे देश के लिए हमें बिगर इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, बेटर इकोनॉमी की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से पहले हम लोकल मार्केट को, लोकल बिजनेस को मजबूत करें, हमारी नींव को मजबूत करें, उसके बाद ग्लोबल जाए। जहां तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, हमने 5 पॉइंट एजेंडा तैयार किया है कारीगर क्लिनिक ने, और कल मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री, राष्ट्रपति श्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को ये 5 पॉइंट एजेंडा भेजा है कि डोमेस्टिक मार्केट को इमीडिएटली बूस्ट कैसे मिल सकता है। मैं पिटीशन जो फाइल करा है वो आप सबको मैं शेयर करूंगा, आप सब लोग उसके ऊपर साइन करिए ताकि हमारी आवाज गवर्नमेंट तक हम पहुंचा पाए। Sure. Okay, that's great. I wish you all the success on this also. शारदा, आपके लिए भी है यही सवाल कि जो छोटे लोकल उद्योग हैं, जो क्राफ्ट बिजनेसेस हैं, आप
आप इंक्यूबेट कर रहे हैं ऐसे बिजनेसेस को असम, बिहार, नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा में, आपको कच्छ इन दैट सेंस काफी डेवलप्ड है और आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप कच्छ के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिकॉज यहाँ पे काफी अभी एक डिजाइन स्कूल है, पर प्रथा रही है डिजाइन स्कूल की, काफी आर्टिजन्स जो हैं वो डिजाइन स्कूल में गए हैं, एक डिजाइन के नजरिए से भी देख रहे हैं, आर्टिजन के नजरिए से भी देख रहे हैं। व्हाट इज आपके क्या विचार हैं इस पे? मेरे हिसाब से आर्टिजन्स को गौतम बुद्ध वाला रास्ता रखना चाहिए, मिडिल पाथ, जिसमें वो दोनों चीजों के लिए बैलेंस बना के चले। एक्सट्रीमली अगर हम सोचेंगे केवल डोमेस्टिक मार्केट पर निर्भर रहेंगे तो इस तरीके की समस्या जब कभी आती है या डोमेस्टिक मार्केट में बिक्री नहीं हो पा रही किसी भी कारण से, तो सारी चीज फंस जाती है। केवल निर्भरता अगर एक्सपोर्ट मार्केट पर रखेंगे तो भी वही समस्या आएगी। तो आर्टिजन्स को सभी, जैसे कहावत कही जाती है कि सारे सेब एक ही बास्केट में नहीं रखते हैं, क्योंकि एक खराब होता है तो पूरा खराब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आर्टिजन्स को जैसी जैसी क्षमता उनकी धीरे धीरे बढ़ती है, या साथ में और जो सहयोगी आर्टिजन उनके साथ है, सब बिजनेस शुरू कर रहा है उसे ही फोटोग्राफी करना है, साथ में अगर कोई दूसरा आर्टिजन जुड़ा हुआ है तो उसको आप शायद भागीदार बनाइए, उसको मजदूर मत बनाइए। तो हो सकता है वो आपके लिए फोटोग्राफी कर सके, वो आपके लिए ऑनलाइन का हैंडल कर सके। तो आपको ये दोनों चीजों का बैलेंस रखना है। ऑनलाइन में एक जो बहुत बड़ा मिथ एग्जिस्ट करता है इस सेक्टर में, जो अवधारणा बनी हुई है, वो है कि ऑनलाइन जो है वो केवल B2C है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर है। तो जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जहाँ पर हमको स्टॉक रखना पड़ता है और फिर कोई उसमें से परचेज करेगा, और जो आर्टिजन्स ने बताया भी कि लोग महसूस नहीं कर पाते, टच नहीं कर पाते, तो पता नहीं कर पाते, कई बार एक प्रोडक्ट को ही लेते हैं क्योंकि वो सस्ता है। तो बहुत बड़ी जो जरूरत है, जो नीलेश भाई की बात से भी मैं सहमत हूँ, कि गवर्नमेंट को या सिविल सोसाइटी को ऐसा B2B प्लेटफॉर्म भी बनाने की जरूरत है जो कि ऑनलाइन आए, लेकिन वो B2B, जिसमें B2B बिजनेस टू बिजनेस बायर हो, जो क्राफ्ट की नुआंसेस को समझता, क्राफ्ट में क्या हम देख रहे हैं वो समझ रखते हो, वैसे सेंसिटिव बायर्स उस प्लेटफॉर्म पर आए जो यहाँ पर बल्क ऑर्डर प्लेस करें। तो जैसे अभी एग्जीबिशन में जाने पे या कुछ बायर को कांटेक्ट करने पे आर्टिजन्स को ऑर्डर मिलता है 50 मीटर, सपोज वो व्यूइंग कर रहे हैं 50 मीटर या 100 मीटर का, तो उस तरीके की संभावना निकले। तो ऑनलाइन में मेरा सुझाव रहेगा कि जी, सॉरी टू कट यू, आपकी आवाज फास्ट फॉरवर्ड में हो रही है, आपको खुद भी थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा। श्योर, जी जी जी। तो कहाँ तक आप सुन पाए थे मुझे जानकारी नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यस यस प्लीज, दैट वुड बी वेरी नाइस। लेना चाहिए, एग्जीबिशंस के बारे में बात कर रहे थे जी। तो हमें मिडिल पाथ आर्टिजन्स को लेना चाहिए, केवल डोमेस्टिक या केवल एक्सपोर्ट पर नहीं रुकना चाहिए। जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में हमारी अवधारणा बनी हुई है कि वो केवल B2C है, बिजनेस टू कस्टमर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे हिसाब से कोशिश ये होनी चाहिए कि B2B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बने, जिससे कारीगर और जो सेंसिटिव बिजनेस है, जो बल्क बिजनेस प्लेस करते हैं ऑर्डर, वो भी उसमें जुड़ सके। एक प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो अभी डेवलपमेंट में है, उसका नाम हमने क्राफ्ट एक्सचेंज रखा है। तो उसमें जितने आर्टिजन एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस सही तरीके से करते हैं, सही रॉ मटेरियल यूज करते हैं, नेचुरल फाइबर यूज करते हैं, और सही तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बायर को बता पाते हैं, अपने काम के कमिटमेंट को ऑनर कर पाते हैं, वैसे आर्टिजन्स। और उसी तरीके से दूसरी साइड में जो बायर्स सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं और हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को सही तरीके से समझते हैं, उन सब लोगों को हम उस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म होपफुली दिसंबर तक चालू हो जाएगा। शुरू में हम इसको पहले 2 लिमिटेड रखेंगे, क्लस्टर्स जो 6 क्लस्टर्स उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और नागालैंड के। उसके बाद हम धीरे से कोशिश करेंगे कि बाकी क्लस्टर्स को भी इसमें जोड़ सकें। आई विश आप कच्छ आए, कच्छ में भी आपकी जरूरत है। व्हेन आर यू कमिंग टू कच्छ? कच्छ में लगभग 2 साल पहले आया था, पर हम लोग जल्दी, जैसे कोरोना का इफेक्ट खत्म होता है, दोबारा एक विजिट जरूर है। यू विल बी, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के कि कितने आर्टिजन डिजाइनर्स हैं सब फील्ड्स में, स्पेशली जो टेक्सटाइल क्राफ्ट्स हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और करण जैसे जो जिन्होंने खुद पूरा बिजनेस डेवलप किया है। you'll be surprised to see कितने शाइनिंग स्टार्स हैं कच्छ में who are waiting for an opportunity like this. It is 6:15 and it is time for audience questions. मैं पैनल से पूछना चाहूंगी, अगर आपके पास कोई चीज है जो हमने पहले डिस्कस की हुई हो जो आप वापस बोलना चाहे। करण, आपने अपने प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे? यस। ये तो लगभग सभी ने देखा होगा।
जुती. ये जलानी जुती, जनानी मीन्स सिंधी वर्ड्स है और लेडीज जनानी मीन्स ये पूरा का पूरा लेदर पे ही बना हुआ है. ये जो टेक्निक है अभी मॉडर्न आ गए, ये ट्रेडिशनल है जो आज भी हमारी लेडीज मैरिड टाइम में पहनते हैं, दुल्हन के लिए भी स्पेशली बनाते हैं, लेकिन बहुत हैवी होता है. अब ये जो जरी वर्क इनसाइड अगर आप देख रहे होंगे तो ये वर्क हमने इस तरह से चप्पल में बना दिया है. इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी भी बैग्स के अंदर हमने इंक्लूड कर दी है. जैसे सिर्फ पहले एम्ब्रॉयडरी, अभी लेडीज का काम भी मैं अपने लेदर में एम्ब्रॉयडरी मीन्स लेडीज का वर्क भी आ गया, अजरक प्रिंट भी मैं डालता हूँ और लेदर, मतलब 3-4 क्राफ्ट मिलके एक प्रोडक्ट को हम रेडी करते हैं. Very nice. पहले के जमाने में ये फर्क है, अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो गया है, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, जिस हिसाब से मार्केट का डिमांड होता है उस टाइप से बनाता हूँ. बहुत अच्छे. Should I am going to move on to questions from the audience. Firstly, audience, thank you very much कि आप हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में. Friday evenings 5 o'clock बहुत ज़्यादा सेशंस होते हैं, so thank you for choosing us. सबसे पहला सवाल जो है आशा बुच का, वो कह रही है कि लोकल डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री, लोकल इज डिसेंट्रलाइज, लोकल में काम करना मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है, आत्मनिर्भरता है. ग्लोबल जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, एक पावर से चलती है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन और गैप हो सकता है ओनर और आर्टिजन की वजह से, आर्टिजन की तरफ से. तो ये एक उनका कमेंट है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ वो ये है कि हाउ फार द मिलेनियम्स एबल टू हेल्प आर्टिजन्स ऑन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. I am not sure I understand this question. I will move on to the next question. Are you just focusing on domestic market? How are the artisans being helped? How international market work? What is their need? Are just focusing on domestic market? Why are we focusing on domestic market, I think is the question. How are the artisans being helped? How international market works? What are their needs? तो ये सवाल शायद ले सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स की जो नीड्स हैं वो आर्टिजन्स तक कैसे पहुंचेंगी. शादा, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका कोविड कैंपेन यूएस तक पहुंच गया है. तो आपका क्या कमेंट है इस पे कि आर्टिजन्स, जो लोकल आर्टिजन्स हैं, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट के बारे में कैसे खबर मिलेगी, कैसे वो पहचान पाएंगे कि क्या बिकना चाहिए या क्या बनाना चाहिए? कई सारे तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका होता है, जैसे भुज के लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि भुज में बहुत सारे टूरिस्ट और विजिटर्स आते हैं. तो जो आते हैं तो अपनी उनकी पहचान, उनकी पसंद क्या है, वो चीजें जानकारी आर्टिजन्स को अपने आप मिलती है. हम लोगों ने जो क्लस्टर्स चूज किए हैं जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वो सब अननोन क्लस्टर्स है, जहाँ पर टूरिज्म इस तरीके से नहीं है. तो हम लोगों ने इसको एड्रेस करने का 2 तरीका रखा है. एक, हमने मार्केटिंग लीड पेरिस में अपॉइंट किया है, नेहा लाट NIT ग्रेजुएट है. तो वो वहाँ पर जो उनकी ऑब्जर्वेशंस रहती हैं डिफरेंट बायर्स को जब मिलती है तो आर्टिजन्स के साथ साइड सेशन रखती हैं वो और उनको जानकारी देती हैं. और उसके बाद फिर वो और आर्टिजन्स वो डिजाइन करते हैं कि उन मार्केट में क्या जाना चाहिए. तो मेजो ऑब्जे में साल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट किए गए. दूसरा जो रास्ता होता है, बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर के देशों में जाके जिन्हें अपने अपने स्टोर शुरू किए. इन इंडियंस के साथ में खास बात ये कि क्राफ्ट की समझ भी रखते हैं, दूसरा वहाँ का मार्केट भी जानते हैं. तो अगर आर्टिजन थोड़ा सा समय इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन पर लगाएंगे तो उन्हें जानकारी मिलेगी कि ऐसे कौन से इंडियंस हैं जो बुटीक स्टोर बाहर चला, और उनके साथ अगर कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो उनको सही जानकारी भी दे सकेंगे और उनके साथ सेंसिटिव तरीके से वो जुड़ सकेंगे. वो उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, रिश्ता दूसरे तरीके का होगा. तो ये रास्ता मेरे ख्याल में सभी आर्टिजन उपयोग करते हैं. थैंक यू. There is Namrata, would you like to come on screen to ask your question? Request you to please unmute yourself and put on your video. Yeah, can you hear me? I don't know why I can't. Okay, yes, we can hear you. We can hear you. I think this should be good enough. Okay.
So hi, I'm really glad I've attended this session today. मैं Good Earth की designer हूँ, and मैं ये जो especially I've been really happy to understand what Nilesh ji and Sharda ji are doing in terms, but I have faced one problem. Yes. I have worked with Ajrak and Bandhani. I've done a few collections and everything, and what I have always found is that there is a lot of resistance to sampling. जो अभी शारदा जी भी बोल रहे थे कि they have to be open to sampling, and I like the word where Nilesh ji, or I don't know who said this right now, I'm so sorry, but where it is not necessary to go bigger, the economy not to be bigger, but the economy to be better. And so Good Earth, especially where we have the outreach of so many people, local and global, I have found that I mean, especially with Ajrak, I must say that there has been a lot of resistance जब मैं नए blocks बनवाना चाहती हूँ, या मैं नए colorways या थोड़े बहुत innovations चाहती हूँ printing में, तो वो बहुत resistance आती है ये बोल के कि आपकी quantity ज़्यादा नहीं है. तो वो क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, बट बिना सैंपल करे आपको पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, इवन वेदर इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, will Okay, not be I think your point has come through. Yeah. असलम, आप रिएक्ट करना चाहेंगे नम्रता के क्वेश्चन के ऊपर? ये संक्षिप्त में ये बोल रही है कि सैम्पलिंग ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ काफी मुश्किल है, और तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुश्किल तो है क्योंकि सैम्पलिंग एक 100 चीज के लिए 12 बाय 12 के लिए हम करेंगे, तो अगर जो ये एक सैम्पलिंग के लिए हमने जो भी डाई यूज किया है उसका मेजरमेंट जो भी किया है, उसके बाद जब बड़े स्केल पे जाएगा तो वो जो है कि काफी डिफरेंस आ जाएगा. और जो छोटा सा सॉच रहता है उसको वॉश करना है, उसको जो है बॉईल करना है, उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है. तो इसके लिए जो है हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो एक थान के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा हमें जो है सैम्पलिंग करना पड़ेगा, ताकि जो है हम उसमें आगे के लिए भी हम जो है प्लानिंग कर सके कि किस तरीके से ये हो पाएगा. तो थोड़ा एक्स्ट्रा सैम्पलिंग करेंगे तो आसान रहेगा. तो आपका जवाब ये है कि सैम्पलिंग 12 बाय 12 इंचेस में नहीं हो सकती, एटलीस्ट एक थान विच इज रफली 20-25 मीटर्स होना चाहिए. ओनली 5 मीटर 6 मीटर के आसपास, 5 to 6 मीटर्स के आसपास. और एक और चीज जो है नम्रता, वो ये है कि अर्बन एरियाज में जो सैम्पलिंग कॉस्ट है वो 1:5 है. अगर आपका फाइनल कॉस्ट है तो उसका 5 टाइम्स कॉस्ट सैम्पलिंग का है, विच वो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें घुसना भी एक मुश्किल चीज है. एक मतलब एक खुद में लॉजिस्टिक एक्सरसाइज बन जाती है, जिसकी वजह से आई थिंक फिर लोग कहते हैं कि ये वर्थ नहीं है और इसलिए शायद सैम्पलिंग नहीं हो पाती. The next question that I would like to take is what, according to artisan entrepreneurs, should designers collaborate with them on post COVID? तो ये एक सवाल आया है जो कह रहा है कि आर्टिजन एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या उन्हें डिजाइनर की जरूरत है, और अगर है तो क्या डिजाइन होना चाहिए? तरन्नुम, असलम, करण. यस करण. बिल्कुल डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, जो प्रोफेशनल इंसान जो कर सकता है. इतने मैं मेरा एग्जांपल ले लूं, मैंने इतने सारे प्रोडक्ट इसलिए अच्छे बनाए कि मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है. मैंने खबीर में वर्कशॉप किए, मैंने एनआईडी के लड़कों के साथ मैंने काम किया है, दिल्ली के डिजाइन के साथ काम किया है. तो उन लोगों के साथ मिलकर जब काम करते हैं तब नया आइडिया आता है. हम सालों से काम कर रहे हैं लेकिन वो एक ही मतलब 4 दीवारें में बंद थे कि वो ट्रेडिशन चला ही आ रहा था. लेकिन अब जाके एक रेंज खुली है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो आइडिया भी आ रहा है. तो डिजाइनर की ऑलवेज जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या उनकी कंडीशन रहती है क्या नहीं रहती है वो अलग बात है. बाकी डिजाइनर की जरूरत पड़ती है. अगर डिजाइनर साथ रहेगा तो आर्टिजन और डिजाइनर मिलके बड़ा कर सकते हैं. यस प्लीज नीलेश. मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जैसे कला रक्षा विद्यालय और सोमैया कला विद्या,
कि अराउंड 200 के आसपास आर्टिसन डिजाइनर रेडी हैं, क्या हम उनको एज अ मेंटर कारीगर के साथ अलॉट नहीं कर सकते हैं? अगर लोकल रिसोर्सेज का यूज करें तो आई थिंक वो सबसे अच्छा इकोनॉमिकल ऑप्शन है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मेरा भी ये मानना है कि आजकल आर्टिजन ही खुद डिजाइनर हैं। शारदा, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये मेरा सुझाव रहेगा, अभी तक होता क्या है ज्यादातर वीविंग क्लस्टर्स में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे सिविल सोसाइटी हो, जब भी डिजाइनर्स लिए जाते हैं तो डिजाइनर्स आर्टिजन्स को जाके डिजाइन हैंड आउट करते हैं, वो डिजाइन बना बनाया आर्टिजन्स को देते हैं, और इसी वजह से आर्टिजन्स जिस कंडीशन उस कंडीशन पर रहे आते हैं, और हर साल हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है उससे बाहर जा रही है। आर्टिजन्स के लिए डिजाइनर का जो सबसे बड़ा रोल हो सकता है मेरी समझ में, जो उन्हें 4 साल या 5 साल का डिजाइन एजुकेशन लिया है अच्छे डिजाइन इंस्टीट्यूशन में, उनको क्लस्टर्स में समय व्यतीत करके आर्टिजन्स को डिजाइन की एजुकेशन देना चाहिए, ना कि डिजाइन हैंड आउट करके। वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा। आर्टिजन्स जब डिजाइन खुद सीखेंगे तभी वो क्लस्टर्स आगे जाएंगे, क्योंकि डिजाइनर्स कुछ समय काम करेंगे 1 या 2 कलेक्शन, फिर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन आर्टिजन्स को अपना लुक बनाने की बहुत बड़ी जरूरत है, जो बिना डिजाइन एजुकेशन के नहीं हो पाएगा। थैंक यू। एक और सवाल, ये आखिरी सवाल है। एज आर्टिजन डिजाइनर्स हु रिप्रेजेंट यंग जनरेशन, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग अ डिजाइन स्टूडेंट टू बी लाइक? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर that collaboration to be like? I ask this question as a design educator who wants the design students to work with a degree of humility. I think इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि जो आर्टिजन डिजाइनर्स हैं वो डिजाइन स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप कोलैबोरेशन करें तो आप क्या चीज ढूंढ रहे हैं। आई थिंक ये सवाल में आप खुद डिजाइनर हैं तो शायद आपको लगता है कि आप खुद डिजाइनर हैं, आपने खुद कोर्स किया है। ये तरन्नुम और असलम, आपको है क्वेश्चन कि आपको और डिजाइनर के साथ जुड़ने की नीड लगती है? आपको लगता है कि और डिजाइनर? यस, प्लीज बताइए असलम। जब 2 डिजाइनर साथ में काम करते हैं तो दोनों की मेंटालिटी, दोनों की सोच अलग अलग रहती है। एक ही कॉन्सेप्ट पे अगर जो 2 डिजाइनर काम करेंगे तो दोनों की जो है कि डिजाइन अलग अलग निकल के आएगी। तो उसके लिए अगर जो वो 2 डिजाइनर काम करते हैं, जैसे एक आर्टिजन डिजाइनर है और कोई एक निफ्ट का या और कहीं का भी ग्रेजुएट है, अगर जो वो दोनों सोचेंगे तो आर्टिजन जो है कि अपने क्राफ्ट के लेवल के हिसाब से सोचेगा कि मुझे मेरे क्राफ्ट में ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरा जब बाहर के क्राफ्ट से बाहर से सोचेगा तो वो उसको पता नहीं है क्राफ्ट में क्या क्या लिमिटेशन है, तो वो रैंडमली सोचेगा और बहुत सारे डिजाइन क्रिएट करेगा। तो जो है कि दूसरे डिजाइनरों के साथ काम करेंगे तो नए नए डिजाइन, जो आर्टिजन डिजाइनर है उसकी लिमिट से भी बाहर से डिजाइन निकल के आएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है, अगर, और ये सब डिजाइन इंस्टीट्यूट्स और डिजाइन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, जब आप आर्टिजन डिजाइनर के साथ काम कर रहे हैं आप इक्वल लेवल पे काम कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दोनों को ट्रेनिंग मिली है और दोनों ही एटलीस्ट इक्वल तो नहीं है, क्योंकि जो आर्टिजन है वो उसको नॉलेज अपने क्राफ्ट की बचपन से है तो उसको ज्यादा नॉलेज है। जो डिजाइनर है वो सिर्फ कॉलेज के बाद स्कूल के बाद पढ़ रहा है। तो ये डिफरेंस तो है ही, पर आप एक तरह से अपने पीयर लेवल पे काम कर रहे हैं, इक्वल के जैसे काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यस असलम, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जी जरूर। कि लॉकडाउन से 1 महीने पहले ही एक बाहर से डिजाइनर आए थे, उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए सोचा। तो वो अपने हिसाब से सोच के नहीं आए थे, उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से काम करते हो और आपको क्या अभी किस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने, जो है मैंने सोचा नहीं था ऐसी डिजाइन है, मुझे सजेस्ट की कि उसी कॉन्सेप्ट में मैं ये डिजाइन कर सकता हूँ, और हमने वो कलेक्शन बनाया अभी। ओके, तो ये सक्सेसफुल रहा मतलब ये आपका प्रोजेक्ट? जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड टू नो। एक और सवाल जो आ रहा है वो ये है कि एक जो एंटरप्रेन्योर है वो पूछ रहे हैं कि मैं सैंपल्स कैसे बना सकता हूँ, मैं आर्टिजन्स को कैसे अप्रोच करूँ, क्या तरीका है? क्या मैं खुद
आर्टिजन्स को अप्रोच करूं या खमीर या कोई ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अप्रोच करूं? आप लोगों का क्या कहना है? असलम, करण, क्या आपको लोग डायरेक्टली अप्रोच करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्रोच करें? क्या बेहतर है? हाँ, मतलब ये उनके ऊपर है। खमीर भी आर्टिजन के साथ काम करते हैं, आप हमारे साथ भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाकी एनजीओ वाले भी हमको जान सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आर्टिजन के पास जाने से सैंपल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर ऐसी थोड़ी मन में हिचकिचाहट है तो आप खमीर के पास जा सकते हैं, डायरेक्ट आर्टिजन के भी पास जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको दोनों ऑप्शन खुले हैं और दोनों ही आर्टिजन के लिए है। थैंक यू। तरन्नुम, सॉरी मैं आपको देख नहीं पा रही थी, आपने हाथ उठाया, प्लीज बताइए आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो आर्टिजन डिजाइनर और डिजाइनर का जो है, मैंने भी ऐसा काम किया है। तो वो डिजाइनर जो है, वो जो डिजाइन देते हैं वो भी हम दोनों साथ मिलके कर सकते हैं। और मैंने पल एकेडमी कॉलेज से भी मेरे पास स्टूडेंट आए थे, तभी मैंने उनके साथ सैम्पलिंग बनाए थे, तभी वो भी बहुत बेस्ट बने थे। गुड टू नो। मेरे हिसाब से आप लोग जो है आर्टिजन डिजाइनर कह रहे हैं, पर आप लोग खुद डिजाइनर हैं और आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि आप बचपन से ही काम देख रहे हैं। तो जो शहर के डिजाइनर्स हैं वो सिर्फ 12वीं कक्षा के बाद डिजाइन में घुस रहे हैं, उसकी नॉलेज अलग चीज में ज्यादा है, आपकी नॉलेज जो है वो एक अलग चीज में ज्यादा है। बहुत सवाल है। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि सवाल लूं कि यहाँ पे सेशन एंड करूं क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है। एक बहुत जरूरी मैसेज है जो मैं सबको देना चाहती हूँ, स्पेशली जो सब आर्टिजन्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ एशिया पैसिफिक रीजन ने एक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू किया है और आपको उसकी डेडलाइन है 30 अगस्त। 30 अगस्त से पहले तक आपको उसमें अपना बेहतरीन एक सैंपल प्रस्तुत करना है। उसके लिए एक छोटी सी फीस है, जनरली फीस होती है लगभग 2000 रुपए की। इस साल के लिए उन्होंने फीस 750 रुपए कर दी है। तो सब आर्टिजन्स और यंग डिजाइनर्स जो सुन रहे हैं, प्लीज एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट बनाइए और ये लिंक यहाँ पे चैट में है। ये हम आपको बाद में भी दे सकते हैं, हम शायद खमीर के पेज पे भी डाल सकते हैं। प्लीज इस लिंक पे जाइए, फॉर्म डाउनलोड कीजिए और एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बना के उसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए भेजिए। यस करण। बस मुझे लास्ट में यही कहना है कि एंड है, तो जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी आर्टिजन हम आपके साथ जुड़े हैं, सबका मेरा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपना वेबसाइट है karanleather.com। तो आप सर्च करिए, हमारे प्रोडक्ट को देखिए, हमारे बारे में जानिए। जो भी चीजें आपको अगर पूछना हो, हमारा कांटेक्ट आप कर सकते हैं एनी टाइम। और थैंक यू सो मच। आपके आपको भी थैंक यू। भोजा भाई बैठे हैं, आपके फादर है ना? यस। नमस्ते भोजा भाई, कैसे हैं? नमस्कार। अच्छा लगा आपको देख के। हाँ, जी कैसे है? सब ठीक, सब ठीक। हाँ, बस हम भी ठीक है, बराबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके। हाँ, बस नीलेश, आप कुछ लास्ट वर्ड्स बोलना चाहेंगे? बहुत सवाल हैं, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर क्वेश्चंस। एक तो अभी जो करण ने एक बात कही है कि जो लोग हमारे साथ सीधा डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, अगर उनको विश्वास नहीं आता है कि हम करके देंगे कि नहीं देंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम कर सकते हैं। तो मेरी आर्टिसन से रिक्वेस्ट है कि हम ऐसा क्यों कल्चर बनाते हैं ताकि लोग हम पर भरोसा न करें। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हमेशा सब लोगों से सुना जाता है कि जब हम आर्टिसन को कुछ बोलते हैं बनाने के लिए तो पहले सब कुछ हाँ हाँ कर देते हैं, पर जब बनाने की बात आती है उसके बाद उनका रिस्पॉन्स 0 हो जाता है। तो
कहीं ना कहीं हम लोग अपना लेवल ही डाउन करते हैं, हम पर लोग भरोसा न करें, ऐसा बिहेव हमारी तरफ से भी होता है। आज अंतरम ने जो काम करा है, जैसे कि उनके नॉर्थ ईस्ट में आर्टिसन है, तो अंतरम ने उनका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, कस्टमर को भरोसा दिया कि टाटा ट्रस्ट आपके साथ है, आप एडवांस पेमेंट करो कारीगर को और कारीगर आपके लिए काम करेंगे। क्या कच्छ के कारीगर और भी कारीगर अपना जो रिस्पांस लेवल है उसको और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं क्या? मेरी ये रिक्वेस्ट है सबको। इसमें मैं भी कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि ये जो बात है, जब कोई ऑर्डर देता है, सैम्पलिंग की बात पहले भी आई है, सैम्पलिंग बहुत कठिन प्रोसेस है। हम जो अक्सर सैम्पलिंग के पैसे देना चाहते हैं वो हम प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से देना चाहते हैं, पर क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, पहली बारी बन रहा है, इसमें लगभग 5 गुना खर्चा ज्यादा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हम एज अ बायर तो कह देते हैं आप बनाओ नया प्रोडक्ट, पर जब उसकी जो रियलिस्टिक कीमत है वो देने से हम हिचकिचाते हैं। वो मतलब बैलेंस करनी पड़ेगी। आपका कहना भी बहुत सही है कि एक तरफ से हम पहले हाँ बोल देते हैं, फिर जब मुश्किल आती है तो पीछे हट जाते हैं कारीगर, ऐसा अक्सर होता है। पर ये भी एक बहुत जरूरी नहीं लगता आपको, एक जरूरी चीज है कि सैम्पलिंग करने में बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, जिसका फिर पैसा नहीं मिलता और फिर हम सोचते हैं कि छोड़ो ये वर्थ इट नहीं है। यस शारदा। मेरा ऐसा कहना है कि ये हमारे दिमाग में हमने एक मेंटल ब्लॉक बनाया हुआ है कि सैम्पलिंग करना बहुत टाइम लेने वाला है और बहुत ज्यादा खर्चे वाला है। हमें इसे थोड़ा दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। मैं वीविंग से उदाहरण दूंगा क्योंकि हम लोग हैंडलूम क्लस्टर में काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कॉटन का फैब्रिक किसी को बुनाई करना था और उसकी कीमत आती 350 या 400 रुपए प्रति मीटर। अब अगर वो नॉर्मली 50 मीटर या 100 मीटर का ताना कराता है, उसकी जगह कोई बायर आता है और बोलता है कि मुझे सैंपल बनाने हैं और मुझे 10 मीटर ही केवल चाहिए, तो वहां पर क्या हुआ कि आप सैम्पलिंग फीस को वहां पर बायर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग फीस मान लीजिए आपका जो बुनाई करने में समय लगना है उसके हिसाब से आपने रेट फैब्रिक का वही रखा, 3000, 3500 या 4000 रुपए के आसपास आता है, जो आपका लॉस ऑफ वर्क डेज होता है जब आप छोटा ताना बुनते हैं। अब बायर के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है क्योंकि बायर पावर लूम या मिल में जाके सैम्पलिंग नहीं करवा पाएगा क्योंकि वहां पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो हमें देखना है कि हैंडलूम की जो कोर ताकत है वो है सैम्पलिंग में, क्योंकि पावर लूम और मिल उस चीज को नहीं कर सकते छोटे रन में हमको बनाने की। तो अगर हम उस ताकत से बाहर चले जाएंगे तो हम पावर लूम और मिल वाली रेस में शामिल हो जाते हैं, इससे हमें बाहर रहने की जरूरत है। दूसरा चीज इसमें देखने की बात है कि अगर बायर हमारे पास आके सैम्पलिंग करवा रहा है, तो मान लीजिए हमको 10 मीटर का उसने मांग रखी है, 5 मीटर की मांग रखी और हमने वहां पर 20 मीटर का ताना लगाया। हम असल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम बायर के पैसे पे हम और नए सैंपल्स बना सकते हैं, क्योंकि ताना तो हमने 20 मीटर या 25 मीटर या 50 मीटर का जैसा हम लगाते थे वैसा हम लगा दें और बायर के लिए 5 मीटर या 10 मीटर को उसकी डिजाइन के हिसाब से करें, लेकिन हम बाकी जो वर्क लगा हुआ, बाकी जो ताना लगा हुआ है उसमें हम अपनी नई डिजाइन पे एक्सपेरिमेंट करें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप सैम्पलिंग फीस को उस तरीके से बैलेंस करें कि बायर आपको पे कर पाए और बायर की उस सैम्पलिंग फीस को आप बेस रखते हुए नए डिजाइन खुद के लिए भी डेवलप कर सके जिसको आप आगे भी जाके दिखा सकें। तो आपको इन दोनों चीजों का बैलेंस आर्टिसंस को सोचना होगा कैसे इसको क्रिएटिवली करें। Absolutely right. Absolutely right. Okay, I think it is time to end this session. मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस, जो हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आप आए और आपके क्वेश्चंस जो हम नहीं पढ़ सके, I hope we can address it later in another forum. To all the panelists, thank you very much. Tarannum, Aslam, Karan, thank you very much. Nilesh, Sharda, thank you very much. एक request all the Khameer team to please switch on their cameras. हम एक हमारा tradition है photo लेने का. So all Khameer team, okay, smile everybody. Thank you. Done. Okay, thank you everyone. Bye bye. 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 Thank you.